नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 11th का जैव अणु मीन्स बायो मॉलिक्यूल्स भाग 7वां पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज की वीडियो में हम एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है और दूसरा एंजाइम क्रिया की प्रकृति कैसी है। पहला, एंजाइम द्वारा उच्च दर से रूपांतरण का परिचय जानेंगे। रासायनिक उपापचयी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है। क्रियाधार, सबस्ट्रेट, उत्पाद, प्रोडक्ट। एंजाइम 3D संरचना वाला प्रोटीन है। अभिक्रिया की गति बढ़ता है। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएक्शन होता क्या है। रासायनिक रूपांतरण मतलब एक पदार्थ बदलकर दूसरा बनता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक रूपांतरण। सबस्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं क्रियाधार। ये क्या देता है? प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल से आप समझो, जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टार्च की, तो स्टार्च क्या है? एक तरह का ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज बना कैसे? एंजाइम की मदद से। अब एंजाइम एक प्रोटीन होता है जिसकी 3D स्ट्रक्चर भी होती है। यह रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, खुद खत्म नहीं होता। शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो SP। ठीक है, S का मतलब हो गया सबस्ट्रेट, P का मतलब हो गया प्रोडक्ट। अब बिना एंजाइम रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं। एंजाइम स्पीड को लाखों गुना तक बढ़ा सकता है। दूसरा में क्या बोलते हैं? एंजाइम क्रियाधार संयोग। क्रियाधार सक्रिय स्थल से जुड़ता है। सक्रिय स्थल दरार पुटिका जैसा होता है। ES कॉम्प्लेक्स बनता है। यह अस्थायी और विशिष्ट होता है। अब समझते हैं कि एंजाइम का काम कैसे होता है। ठीक है, एंजाइम का काम कैसे करता है इसके बारे में समझो। सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। ठीक है, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा, तो इसलिए हम इसके एक्टिव साइट को ताले जैसा बोल सकते हैं। किसके जैसा? ताले के जैसा, जिसको इंग्लिश में आप लॉक बोलो। और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो चाबी की के जैसा काम करेगा। इससे बनता क्या है? इससे बनता है हमारा ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स का मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो बाइंडिंग होगी वो अस्थायी मीन्स टेम्पोररी होती है और बहुत स्पेसिफिक भी होती है। तो जो हमने मॉडल समझा वो है हमारा लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, अगला संक्रमण अवस्था, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। नई संरचना बनती है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, उत्पाद अलग हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज इसमें आती है वो है ट्रांजिशन स्टेट। इसमें नई स्ट्रक्चर बनती है, पुराने जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो टूटते हैं,
नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं, प्रोडक्ट बनने वाला एक तरह से शुरू हो जाता है। अब यही स्टेज सबसे अनस्टेबल होती है। एंजाइम किसी स्टेज को स्टेबलाइज करता है। दूसरा हमारा है मध्यवर्ती संरचनाएं। ये समझो, अभिक्रिया कई चरणों में होती है। मध्यवर्ती संरचनाएं बनती हैं। ये अस्थायी होती है, अस्थायित्व ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं। रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, उसके लिए कई स्टेप होती है। बीच में आता है हमारा इंटरमीडिएट, जो कि बन जाता है। ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन में कई बार इंटरमीडिएट भी होते हैं। हर स्टेप में एंजाइम इनकी मदद करते रहते हैं। अब हम एक ग्राफ देख रहे होंगे, ठीक है ना, ऊर्जा ग्राफ की समझ। अब हम ऊर्जा ग्राफ की समझ को समझेंगे। तो कह रहा है कि y अक्ष ऊर्जा, x अक्ष अभिक्रिया प्रगति, संक्रमण अवस्था पर ऊर्जा अधिकतम, s और p के ऊर्जा स्तर अलग। ठीक है, अब इसको समझो। यहाँ पर जो x वाले y वाले जो एक्सिस हैं वो एनर्जी को दर्शा रहा है, मीन्स ऊर्जा को, और जो x वाले हैं वो दिखा रहा है रिएक्शन प्रोग्रेस, अभिक्रिया की प्रगति। तो आप ग्राफ में एक चोटी देख रहे हो। ये चोटी दिखाती है कि यह ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। दो चीज़ों का हमें ध्यान देना है। पहला, सबस्ट्रेट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब हम एक एक्टिवेशन एनर्जी को समझते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये आप जानो। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम, ठीक है, एंजाइम इस एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए हमारा जो रिएक्शन होगा वो फास्ट हो जाएगा। अब समझो अभिक्रिया का प्रकार और सक्रियण ऊर्जा। उत्पाद कम ऊर्जा पर एक्सोथर्मिक, ऊर्जा अवरोध पार करना जरूरी। सक्रिय ऊर्जा S और TS के बीच अंतर। अभी इसको समझिए, ठीक है, एक्सोथर्मिक को। अब रिएक्शन के प्रकार को पहले हमें समझना होगा। प्रोडक्ट की एनर्जी जब कम होती है तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इसमें एनर्जी हमारा बाहर निकलती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल में रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया देख सकते हो। अगर प्रोडक्ट एनर्जी ज़्यादा होगा तो इंडोथर्मिक। ठीक है, एंजाइम की भूमिका और कैटालिटिक साइकिल। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा घटाता है, ES, EP, E+P। एंजाइम पुनः उपयोग के लिए तैयार। अब पूरे प्रोसेस को एक साइकिल में हमें समझना होगा। यहाँ पर आपका एक स्टेप दिया हुआ है। ये जो स्टेप है हम लोग इसको थोड़ा सा पहले डिटेल में समझेंगे। ये आपका स्टेप दिया है। इसमें एंजाइम फ्री हो जाते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। तो बच्चों, पहले आज हम इसको पहले थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या दिया है, E+S = ES। इसको हम लोग बाइंडिंग स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग स्टेज। सबसे पहले एंजाइम E और सबस्ट्रेट S आपस में मिलते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्शन साइट पर जाकर जुड़ता है।
यह जुड़ाव बहुत स्पेसिफिक होता है, जैसे एक ताला और चाबी का। इससे क्या बनता है? इससे एक ES कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिसमें हमारा ES कॉम्प्लेक्स जो होगा वो होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट। ठीक है, ये बनेगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे लैक्टेज एंजाइम और एक होता है लैक्टोज शुगर। यह बॉन्ड परमानेंट नहीं होता, टेम्पोररी होते हैं। अब स्टेप 2 को समझिए, ये वाले स्टेप को। ये हमारा ES से EP में कन्वर्सन। ठीक है, अब एंजाइम कहाँ पर असली काम शुरू करता है ये समझते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट को बदलना शुरू करता है, बॉन्ड टूटते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, नए बॉन्ड बनते हैं, मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू होगा, सबस्ट्रेट बदलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब एक नया कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है। ये कॉम्प्लेक्स हमारा कहलाता है EP कॉम्प्लेक्स, जिसमें एंजाइम और क्या होंगे हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सिंपल बात में आप समझो, जैसे मशीन कच्चे माल को क्या करता है, तैयार करके उससे माल में बदलती है ना, वैसे ही इसी स्टेज में एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। अब तीसरा स्टेप समझो, EP से EP कैसे हुआ, मतलब EP से E+P, सॉरी हाँ, ये कैसे हो गया, जिसको हम लोग रिलीज स्टेज कहते हैं। अब ये फाइनल स्टेज आती है, प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो जाते हैं, एंजाइम आपस में फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें एंजाइम खुद चेंज नहीं होता, वहीं फिर से एक नया सबस्ट्रेट के साथ काम करना शुरू कर देता है। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे पता है? अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम क्रियावृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक, एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण और एक सहकारक। ठीक है, और ये जो हमारा रिव्यू है इसको हम लोग इसके डिटेल को भी अगली वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।